ट्रंप और नेतन्याहू में टकराव की बड़ी खबर से ट्रंप के दोस्तों से बिगड़ते संबंधों की लिस्ट में अब नेतन्याहू का नाम भी जुड़ गया है। वजह है दोनों की फोन पर लेबनान के मुद्दे पर हुई गर्मागर्मी। दो गहरे दोस्तों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ दी। इसकी कल्पना शायद दुश्मन देश ईरान ने भी नहीं की होगी। यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका ईरान में जहां एक और महायुद्ध के खतरे का तनाव है, तो उसके बीच में ट्रंप और नेतन्याहू में गाली युद्ध देखने को मिला है। ट्रंप ने नेतन्याहू को खरी खोटी सुनाते हुए कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। हम सारे शब्द तो आपको बता नहीं सकते क्योंकि किसी भी टेलीविजन चैनल पर वो कोई नहीं दिखा सकता। एक्सियोस के हवाले से सामने आई बातचीत की डिटेल में सबसे पहले कुछ कीवर्ड्स आपको जानना जरूरी है जो ट्रंप ने नेतन्याहू के लिए प्रयोग किए। सनकी, एहसान फरामोश, मदद, जेल और नफरत। ट्रंप की ज्यादातर बातचीत इन 5 शब्दों के इर्द गिर्द ही घूमती रही। यह है वो शब्द। एक्सियोस की रिपोर्ट में 2 अमेरिकी अधिकारियों और कॉल की जानकारी रखने वाले एक तीसरे सूत्र का हवाला देकर यह बातें छापी गई हैं, जिसमें बताया गया है कि ट्रंप नेतन्याहू पर लेबनान को लेकर गुस्से में थे। वो इस बात से नाराज थे कि लेबनान पर हमले की वजह से ही ईरान ने एक दिन पहले अमेरिका के साथ जारी बातचीत तक बंद कर दी। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा, तुम बेहद सनकी हो, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो। नेतन्याहू, तुम एहसान फरामोश हो, मैंने तुम्हारी हर तरीके से मदद की, सिर्फ मैं ही हूं जो तुम्हारी जान बचा रहा है। अगर मैं नहीं होता तुम जेल में होते। अब हर कोई तुमसे नफरत करता है, इस वजह से हर कोई इजराइल से नफरत करता है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, एक्सियोस के लिए कहा जाता है, जो एक्सपर्ट्स हैं दुनिया भर के, कि वो बेसिकली ट्रंप का वर्जन या ट्रंप की बात रखते हैं। पहले एक्सियोस पे कोई आर्टिकल नहीं आया। पहले ट्रंप ने कहा कि वो सीजफायर, सिंगल हैंडेडली कहा सीजफायर का ऐलान कर रहे हैं, अब युद्ध नहीं होगा, इजराइल की सेना आगे नहीं बढ़ेगी लेबनान में। लेकिन फिर इस पर जवाब आया नेतन्याहू का, फोन कॉल पर बातचीत, फिर ट्रंप का रिएक्शन, फिर नेतन्याहू का कि अगर हम पे हमले हुए तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद बेन गिवर का रिएक्शन आता है और फिर एक्सियोस पर यह आर्टिकल आता है। सोचिए आप जरा, ट्रंप ने नेतन्याहू पर भड़कते हुए यह भी पूछा कि इजराइल की सेना बेरूत में क्या कर रही है। लेबनान में नागरिकों की मौत पर नाराजगी जताते हुए कहा कि एक हिजबुल्लाह कमांडर को मारने के लिए पूरी की पूरी इमारत क्यों गिराई जा रही है। इसके बाद ने ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट लिखा, मैंने नेतन्याहू को बेरूत पर हमला नहीं करने के लिए कहा था। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर अटैक रोकने की सहमति जता दी है। लेकिन ट्रंप ने जैसा दावा किया, क्या नेतन्याहू ठीक वैसा ही कर रहे हैं, या फिर इस बेइज्जती पर नेतन्याहू अब महायुद्ध की चिंगारी भड़काने का प्लान बना चुके हैं। वैसे ट्रंप के इस दावे पर ना तो इजराइल ने और ना ही हिजबुल्लाह ने अपनी सहमति जताई है। उल्टे ट्रंप के लिए इजराइल से जो आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है, उसे सुनकर अमेरिका को घोर निराशा मिल सकती है। इजराइल की ओर से कहा गया कि हिजबुल्लाह ने अगर हमले नहीं रोके तो इजराइल दक्षिण लेबनान में अपने सैन्य अभियान को जारी रखेगा। अब वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो मैंने आपको पहले बताया था, ध्यान से देखिए, इसी के बाद वो आर्टिकल छपा है। इजरायली शहरों और नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। दक्षिणी लेबनान में पहले से तय प्लान के तहत आईडीएफ आगे बढ़ती रहेगी। आतंकी ठिकानों को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने के लिए सेना तैयार है। वहीं इजराइल के मंत्री बेन गिवर ने तो ट्रंप को सीधे सीधे नो कह दिया है। कहा है कि कई बार अच्छे दोस्तों को भी मना करना पड़ता है, और कहा है कि हिजबुल्लाह से सीजफायर इजराइल को मंजूर नहीं है। इजराइल के रक्षा मंत्री कैटिस ने भी कहा है कि लेबनान के भीतर कोई युद्ध विराम नहीं है और आईडीएफ हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी गतिविधियों को जारी रखते हुए आगे बढ़ेगा। मतलब ट्रंप की बात उनके करीबी ही सुनने को तैयार नहीं है और इस बीच लेबनान में आज भी इजराइल के हमले जारी रहे। दक्षिणी लेबनान के नबतियह में इजराइल की सेना ने प्रतिबंधित व्हाइट फास्फोरस बॉम्ब से अटैक किया। ये विनाशक बॉम्ब रिहायशी इलाकों में गिरा, जिससे भारी तबाही मची। नबतियह के अलावा दक्षिणी लेबनान के अल मरवनियाह पर भी भीषण हमला हुआ। इजरायली हमले से तबाही का नया वीडियो आया, जिसमें कई इमारतें क्षतिग्रस्त दिखी, भारी नुकसान हुआ। लेबनान के तायर पर भी इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। जबाल आमेल अस्पताल के पास भीषण बमबारी हुई। आईडीएफ के इस हमले में स्वास्थ्य केंद्र को भारी नुकसान पहुंचा। हमले के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। राहत और चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह बंद करनी पड़ी। तायर में हमले के बाद हालात तनावपूर्ण दिखे। इजराइल का दावा है कि उसने लेबनान में चुन चुनकर हिजबुल्लाह के ठिकाने टारगेट किए। जवाब में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उत्तरी इजराइल के मेतुला को निशाना बनाया। ट्रंप के सीज फायर वाले दावे के फौरन बाद यह रॉकेट हमला हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के इन हमलों के बाद से इजराइल ने और ज्यादा आक्रामक रणनीति अपना ली है। इसी कड़ी में लेबनान के नबतियह में लोगों को जहरानी नदी के उस पार सुरक्षित जगह जाने की वार्निंग दी गई है।
आईडीएफ का कहना है कि उसका मकसद आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाना नहीं है, लेकिन लोग अगर सैन्य उपकरणों के नजदीक रहे तो जान का खतरा हो सकता है। देखिए, ट्रंप ने पोप पर कहकर मेलोनी से जो अपनी दोस्ती थी उसको खटाई में डाल दिया। हम सब जानते हैं कि भारत पर जिस तरीके से अनर्गल सैंक्शंस लगाए, भारत उनका पुराना दोस्त था। हालांकि हम उनके दुश्मन तो नहीं बने, लेकिन संबंध उनके बहुत अच्छे नहीं रहे। ऐसे ही ट्रंप लगातार पूरे यूरोप से एनिमोसिटी उन्होंने कर ली है। अब चाहे वो सैंक्शंस की बात हो, चाहे वो यूक्रेन की बात हो, ट्रंप अपने सारे दोस्तों को, अपने सारे नेबर्स को एंटेगनाइज यानी उनको अपने विरोध में लाते जा रहे हैं। और ये उनका सबसे ट्रस्टेड अलाय था इजराइल, अब वो उसको भी अपने से दूर कर रहे हैं। खैर, मतलब इजराइल हिजबुल्लाह में ट्रंप के सीजफायर वाले दावे हवा हवाई हो गए और इसीलिए ईरान अमेरिका पर भड़का हुआ है। लेबनान में जारी हमलों की वजह से ही उसने एक दिन पहले अमेरिका से शांति वार्ता को पूरी तरह बंद कर दिया है। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने कहा, अमेरिका ईरान सीजफायर समझौता लेबनान पर भी लागू है। लेबनान पर इजरायली हमला सीजफायर का उल्लंघन है। गंभीर परिणामों के लिए अमेरिका इजरायल दोनों जिम्मेदार होंगे। ईरानी सेना के प्रवक्ता जनरल शोकारची ने चेतावनी दी है कि लेबनान में इजरायल की बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तंसीम न्यूज के हवाले से खबर आई है कि ईरान ने गाजा और लेबनान में सैन्य कार्रवाई रोकने की मांग की है। जब तक ये मांगे नहीं मानी जाती है, अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि वार्ता में बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद हो गया। ईरान से बातचीत खत्म होती है तो हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिक्र इस बात की है कि लेबनान में अटैक से ईरान आग बबूला है और इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। अगर लेबनान में हमले बंद नहीं हुए, ईरान इजराइल पर भी अटैक कर सकता है। यह वार्निंग दे चुका है वो। ईरान का मानना है कि बेरूत पर हमला तेहरान में हमले के समान है। ऐसा हुआ तो फिर खाड़ी में विनाश शुरू हो जाएगा। ट्रंप इसी स्थिति को टालना चाहते हैं, इसीलिए वो नेतन्याहू से भयंकर नाराज हैं, क्योंकि वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस बीच ईरान ने अब दूसरे सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रूट की नाकेबंदी की चेतावनी भी दे दी है। इस खबर को ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो समझ लीजिए पूरी दुनिया में हम डिप्रेशन नहीं, हम रिसेशन नहीं, डिप्रेशन देखने वाले हैं। इस दूसरे समुद्री रूट का नाम है बाब अल मंदेब। ईरान की सरकारी मीडिया तंसीम न्यूज ने बताया कि लेबनान पर हमले नहीं रुके, और अगर नहीं रुकते हैं तो सूरत में ईरान और उसके सहयोगी संगठन लाल सागर के प्रवेश द्वार पर स्थित बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद कर सकते हैं। यानी होर्मुज बंद होने से पहले ही दुनिया में गहरा तेल संकट है, और अगर यह रूट भी बंद कर दिया गया तो इसके विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं। बाब अल मंदेब स्ट्रेट को समझना जरूरी है। अरबी शब्द बाब अल मंदेब का मतलब है आंसुओं का द्वार। असल में एक बेहद सकरा समुद्री रास्ता है। सबसे सकरी जगह पर यह 26 से 29 किलोमीटर चौड़ा है। यह रास्ता लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। भूमध्य सागर और सुएज नहर का दक्षिणी प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। फोर्ब्स के मुताबिक विश्व के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 12% से 14% हिस्सा इसी छोटे से रास्ते से होकर गुजरता है। एशिया से यूरोप जाने वाले करीब करीब सभी कंटेनर जहाज यहीं से गुजरते हैं। लेकिन इसके एक तरफ अफ्रीका के जिबूती और इरिट्रिया देश हैं, तो दूसरी तरफ यमन है। वहां ईरान के सहयोगी हूती विद्रोही हैं, जो ईरान के एक इशारे पर इस रूट को बंद कर सकते हैं। वहां से गुजरने वाले कमर्शियल कंटेनर जहाजों को मिसाइल से टारगेट कर सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और बाब अल मंदेब दोनों अगर बंद हो गए तो दुनिया में कुल तेल और गैस की सप्लाई का 25% हिस्सा पूरी तरह लॉक हो जाएगा। फिर तेल की कीमतें बेहिसाब बढ़ेंगी। हर एक देश में पेट्रोल डीजल और महंगा हो जाएगा। इसके बाद दुनिया में महामंदी आने पर कोई नहीं रोक पाएगा इसको। जब पूरी दुनिया की नजर ईरान युद्ध पर है तो एक दूसरे फ्रंट पर भी भीषण युद्ध भड़का हुआ है। सोचिए वो कौन सा फ्रंट है, आपको पता है? तस्वीरें देखिए जरा। रूस के कब्जे वाले ज़ेपोरिजिया परमाणु संयंत्र पर हमले के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और उन्होंने चेतावनी देते हुए यूक्रेन की राजधानी कीव पर सबसे विध्वंसक हमला कर दिया। साथ ही उन्होंने यूक्रेन के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला किया, जिसमें सूमी, खार्किव और कई शहर शामिल हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि रूस अब यूक्रेन को उसी की भाषा में जवाब देगा, और शायद यही वजह है कि कल रात कीव पर ऐसा हमला हुआ जिसे युद्ध शुरू होने के बाद सबसे विनाशकारी हमलों में गिना जा रहा है। कीव समेत 7 अलग अलग इलाकों में रूस ने मिसाइलें और ड्रोन की बारिश कर दी। आसमान से आग बरसी, धरती कांपी और कई इमारतें जल उठी। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जेलेंस्की ने अपने मिलिट्री कमांडर्स को निर्देश दिया है कि सर्दी आने से पहले युद्ध को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाना है। यानी अब दोनों पक्ष पीछे हटने के बजाय ज्यादा आक्रामक रणनीति पर काम करें।
रूस यूक्रेन युद्ध के 4 साल होने के बाद भी कीव में इस तरह खौफनाक धमाके हो रहे हैं। आसमान से आती मिसाइलें राजधानी कीव में भीषण आग बरसा रही हैं। इस वीडियो में लोगों की चीख साफ सुनी जा सकती है। इसके बाद उड़ता आग का गोला इस युद्ध की जमीनी हकीकत को बयां कर रहा है। कीव पर यह रूस के सबसे बड़े हमलों में से एक है। रूस ने कीव समेत 7 इलाकों में मिसाइल अटैक किया। इस हमले के बाद कई इमारतों में आग लग गई। कीव में यह एक कार डीलर का शोरूम था। रूस के अटैक के बाद इस पूरे कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। रूस ने इस बार कमर्शियल इलाके पर हमला किया, जिसमें यह पूरा शोरूम खाक हो गया। रूस ने इस बार क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेन को दहला दिया। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। मिसाइल अटैक के बाद कीव में हड़कंप मच गया। पूरे शहर में सायरन बजने लगे। इसके बाद लोग जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की तरफ भागे। कीव के आसमान में एक जोरदार टक्कर हुई और एक मिसाइल हवा में ही राख हो गई। यूक्रेन ने F-16 फाइटर जेट से रूस की KH-101 मिसाइल को मार गिराया। यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई। आमने सामने की जंग में यूक्रेन ने रूस की पोस्ट पर हमला कर उसे जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। अब देखिए कि आखिर यूक्रेन पर रूस का यह हमला कितना भीषण था। रूस ने कुल 73 मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला किया। रूस ने यूक्रेन पर क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी। रूस ने 9 ज़िरकॉन एंटी-शिप मिसाइल से भी हमला किया। यूक्रेन ने रूस की 40 मिसाइलें और 602 ड्रोन इंटरसेप्ट की। रूस की 30 बैलिस्टिक मिसाइलें, 3 क्रूज मिसाइलें, 33 ड्रोन टारगेट पर हिट हुए। इन अटैक में कीव में 6 और निप्रो में 11 समेत कुल 17 लोग मारे गए। रूस के हमलों के बाद कई इमारतों में आग लग गई और बिजली चली गई। 500 से ज्यादा इमरजेंसी सर्विस कर्मी बचाव कार्य में लगे। इतने भीषण हमले के बाद भी पुतिन का क्रोध कम नहीं हुआ। उन्होंने एक बार फिर यूक्रेन को धमकी दी। रूस का कहना है कि यूक्रेन ने अपराधों की फेहरिस्त में एक नया अध्याय जोड़ दिया है और अब उसका जवाब मैदान में दिया जाएगा, सिर्फ बयानबाजी में नहीं। तो वही जेलेंस्की ने अपनी फौज के लिए सर्दियों तक की डेडलाइन फिक्स कर दी। सर्दियां आने से पहले युद्ध को एक निर्णायक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कुल मिलाकर कीव में आग है, खार्किव में दहशत है, ज़ैपोरिजिया में तनाव है। पूरे यूरोप की निगाहें इस युद्ध पर टिकी हुई हैं। हर नया हमला सिर्फ इमारतें नहीं गिरा रहा, बल्कि शांति की उम्मीदों को भी मलबे में बदल रहा है। और इस टकराव के बीच सभी ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सिर्फ एक मिसाइल हमला है या फिर पुतिन ने प्रण ले लिया है कि वो यूक्रेन को पूरी तरह घुटनों पर लाने तक चुप नहीं बैठेंगे। फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। आज पश्चिम बंगाल से पंजाब और जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक कई अपडेट हैं, लेकिन पहले चलेंगे बंगाल। मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाने के बाद आज पहली बार ममता बनर्जी सड़क पर उतरी, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ममता ने आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी पर हमला करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने में सरकार नाकाम रही है। ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ सड़क पर है, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी में शिवसेना जैसी बगावत का खतरा है। टीएमसी के बागी नेता अलग अलग बैठकें कर रहे हैं, जिससे पार्टी टूटने का खतरा बढ़ता जा रहा है। कोलकाता के रानी रश्मोनी एवेन्यू में ममता बनर्जी ने धरना दिया। उनका धरना भतीजे अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमले के खिलाफ था। हालांकि उन्हें प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी, लेकिन ममता मानती नहीं है। सुबह से ही धरना स्थल पर ममता बनर्जी के समर्थक जुटे हुए थे। प्रदर्शन के दौरान वहां पुलिस भी पहुंची। ममता को रोकने के लिए कहा गया, लेकिन वो रुकी नहीं। ममता बनर्जी ने प्रदर्शन स्थल से आरोप लगाया कि सरकार में पुलिस उनके सांसद, विधायक और कार्यकर्ताओं को डरा रही है। ममता बनर्जी को धरने की इजाजत नहीं देने के मुद्दे पर बयानबाजी भी हुई। बीजेपी ने इसका समर्थन किया तो विपक्षी दलों ने विरोध जताया। না 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 জয় বাংলা করেই কিন্তু সব দিদির ওপর এটা পুলিশের কাজ নয়, সব দিদির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা বিশৃঙ্খল অভিষেক যখন মার খেলো দিয়েছে তারা ফোন করেছিল, সেই ফোনের রেকর্ডও আমাদের কাছে তোলা আছে। মার ওখানকার স্থানীয় লোকেরা বলেছেন 24 घंटा आगे থেকে বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসেছে। पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को प्रोटेस्ट करने नहीं देंगे। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं। तो ऐसा स्थिति पे ममता जी नजर हटाने के लिए दिल्ली का बात कर रहे हैं। तो दिल्ली आ सकते हैं, वो अंटार्कटिका जा सकते हैं, रेगिस्तान में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकती हो। আসলে এই অতি বিপ্লবী তৃণমূলগুলো কিছুই নয়, এগুলো চোরস্য চোর। শুভেন্দুকে হাত ধরে বাঁচবার চেষ্টা করছে, পারবেন না। प्रतिरोध जब किसी को भी किसी की भी सरकार हो तो उतना स्पेस होना चाहिए
ये बात मैंने तब भी कही थी जब तृणमूल के बारे में लोग ये शिकायत बीजेपी के लोग करते थे। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में अगर ये संवादहीनता हो जाए कि एक छोटी चीज के लिए प्रोटेस्ट तक रजिस्टर करने पर दिक्कत आने लगे तो वो मुश्किल क्षण है, उचित नहीं। सरकार के द्वारा कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई निषेधाज्ञा या कोई निर्देश है जिसका पालन नहीं होता है तो निसंदेह पश्चिम बंगाल की सरकार प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई कर सकती है। सड़क पर शक्ति प्रदर्शन के बीच ममता बनर्जी की पार्टी गहरे आंतरिक संकट में फंसती दिख रही है। टीएमसी के बगावत की खबरें तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के असंतुष्ट विधायक नए राजनीतिक गुट के गठन की तैयारी में हैं और दावा कर रहे हैं कि उन्हें 54 विधायकों का समर्थन हासिल है। पूरा विवाद विपक्ष के नेता के चयन को लेकर कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले से शुरू हुआ। आरोप है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में शोभन देव चट्टोपाध्याय के नाम का प्रस्ताव देने वाले पत्र में कई विधायकों के सिग्नेचर फेक थे। इसी मामले में 2 टीएमसी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की, जिसके बाद सीआईडी जांच शुरू हुई। शिकायत करने वाले दोनों विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, जिसके बाद पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ गया है और बगावत की खबरें आने लगी हैं। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने रविवार को विधायकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें सिर्फ 20 विधायक पहुंचे। ममता की बैठक से दूर रहने वाले करीब 60 विधायक अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। कोलकाता में कई दौर की बैठकों के बाद अब नया तृणमूल बनाने की चर्चा तेज हो गई है। बागी विधायकों का आरोप है कि पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया खत्म हो गई है और निर्णय कुछ लोगों तक सीमित हो गए। बंगाल में जो हो रहा है राजनीतिक कॉरिडोर में उसे महाराष्ट्र मॉडल कहा जा रहा है। ये कुछ वैसा ही है जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ हुआ था। एकनाथ शिंदे ने न केवल अलग गुट बनाया बल्कि पार्टी का चुनाव चिन्ह भी उन्हें ही मिल गया और उद्धव सिंबल तक नहीं बचा पाए। हालांकि ममता बनर्जी बगावत की अटकलों को खारिज कर रही हैं। वो कह रही हैं कि जो लोग टीएमसी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि क्या बंगाल में भी महाराष्ट्र जैसा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिलेगा या फिर ममता बनर्जी बगावत को समय रहते रोक लेंगी। ये सारे एकजुट होके विधानसभा के स्पीकर के पास जा रहे हैं और ये 3 मेन मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं। पहला, हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ है, हम ही असली तृणमूल है। दूसरा चीज कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं तो नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभन देव चट्टोपाध्याय नहीं। और तीसरा, हम लोग के पास 2/3 मेजोरिटी है तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है। अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है। किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था। तो इस स्थिति में आप क्या चाहते हैं? जो टेंटेड है, जो नौकरी बेचा, नौकरी खरीदा, जो जनता का जीना हराम कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलाइजेशन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। स्पीकर साहब के ऑफिस में आए थे पार्टी के तरफ से एक नए लेटर सबमिट करने के लिए। स्पीकर साहब नहीं थे तो अकॉर्डिंग टू रूल तो उनका ऑफिस में तो जमा देना पड़ता है, रिसीव करने का बात होता है। वो बोल रहे हैं हमारा कुछ करने को नहीं है क्योंकि हमारा स्पीकर साहब काल के बाद इंस्ट्रक्शन दिया है कि हम कोई लेटर रिसीव नहीं कर सकता। ये क्या है? पूरी पार्टी गिनती के जो विश्वासी कुछ जनप्रतिनिधियों को छोड़कर एक बड़े बगावत का सामना टीएमसी करने जा रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर से उमर अब्दुल्ला सरकार की धड़कनें बढ़ाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। वहां का सियासी मौसम कुछ ऐसा है कि इन सवालों की वर्षा हो रही है। हालांकि वैसे भी अभी वहां पर थोड़ी बहुत गर्मी तो है ही, लेकिन सियासी गर्मी काफी है। क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार को कोई खतरा है? सवाल नंबर 1। आखिर 3 जून को सभी विधायकों की बैठक क्यों बुलाई गई है? सवाल नंबर 2। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस बिखरने की कगार पर है? सवाल नंबर 3। दरअसल सरकार के भविष्य को लेकर जो सवाल इस वक्त सियासी गलियारों में गूंज रहा है, उनकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के एक बयान से हुई थी। बकरीद से ठीक पहले एक सरकारी कार्यक्रम में उमर अब्दुल्ला ने बादल फटने का जिक्र किया था। सुनने में यह बात मौसम से जुड़ी लगती है, लेकिन सियासत में कई बार मौसम की भाषा भी सत्ता के हालात बयां कर देती है। क्या बादल फटने वाला बयान आने वाले राजनीतिक संकट की चेतावनी देने के लिए था,
या फिर अपनी ही पार्टी और सहयोगियों को सख्त संदेश देने की कोशिश थी? किसी ने एक अलग अंदाज में, मुझे याद है उन्होंने शायद मीडिया के जरिए कहा था कि वो क्लाउड बर्स्ट की तरह फटने वाले थे। यकीन माने आज मैं भी क्लाउड बर्स्ट की तरह फटना चाहता हूं, लेकिन आदत से मजबूर हूं। मैं सरकारी फंक्शनों में सियासत नहीं करता। उमर अब्दुल्ला के बादल की तरह फटने वाले बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में यह अनुमान लगाया जाने लगा कि कहीं उमर इस्तीफा तो नहीं दे देंगे। सूत्रों से ऐसी खबरें हैं कि नौकरशाही उनकी सुन नहीं रही है, विधायकों की शिकायतों पर भी अफसर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे वो लोगों का काम नहीं करवा पा रहे हैं और इसी वजह से नाराजगी बढ़ रही है। इसी बीच उमर अब्दुल्ला ने 3 जून को पार्टी के सभी विधायकों की मीटिंग बुलाई, जिसमें निर्दलीय सदस्यों को भी न्योता दिया गया है। बीजेपी विधायक और नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने कल होने वाली इस बैठक के बहाने नेशनल कॉन्फ्रेंस में अंदर खाने चल रही नाराजगी का आरोप लगाया। साथ ही नाराजगी का कनेक्शन 3 जून की मीटिंग से जोड़ दिया गया। बीजेपी विधायक सुनील शर्मा का दावा है कि उमर अब्दुल्ला द्वारा कल बुलाई गई बैठक केवल एक फ्लो टेस्ट है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला को खुद भी भरोसा नहीं था कि उनके साथ कौन कौन से विधायक हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का भी कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में सभी ठीक है। कई विधायक पार्टी से तंग आ चुके हैं। हालांकि कई विधायक पार्टी से तंग आ चुके हैं। हालांकि खुद उमर अब्दुल्ला ने इन अटकलों को लेकर विपक्ष पर कटाक्ष किया। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि विधायकों के साथ बुलाई गई बैठक के बारे में सबसे कम जानकारी रखने वाले लोग ही सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। एक बात याद रखें, जो जानते हैं वो बोलते नहीं, और जो बोलते हैं वो विपक्ष में बैठते नहीं, वो बैठते हैं। बीजेपी जो कहती है, खासकर मैं ही कह रहा हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस टूट चुकी है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। आप किसी भी इनके एमएलएज, इनके ओहदेदार को पकड़ो तो वो तो बिल्कुल इतने एनॉयड हैं अपनी सरकार से, अपने चीफ मिनिस्टर से। मैं तो कहता हूं कि वो अंतिम सांसों पे है, ये आईसीयू में है। लेकिन जहां तक कल की मीटिंग की बात है, मैं पहले ही कह चुका हूं, वो एक फ्लोर टेस्ट है। उमर अब्दुल्ला साहब हर महीने फ्लोर टेस्ट कर रहे हैं, अपने एमएलएज को गिन रहे हैं, वही हैं, अपने एलाइज को गिन रहे हैं, अपने इंडिपेंडेंट साथियों को गिन रहे हैं। इसके अलावा इस मीटिंग का कोई मकसद नहीं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने आपने सुना होगा, तो वही मुंगेरी लाल के हसीन सपने हमारे एलओपी साहब देख रहे हैं। मुझे लगता है उनको अब जो असम से आए हैं, इसीलिए असम में बड़े आराम से बैठे होते, एंजॉय कर रहे होते, तो उनको अब उस सपनों से बाहर निकलकर हकीकत में आनी चाहिए। और हकीकत ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने मैंडेट 5 साल के लिए दिया है और 5 साल तक इस हुकूमत को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। एक तरफ से पार्टी के नायब सदर जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी हैं, उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने बता दिया कि ईद के बाद कुछ क्लाउड बर्स्ट होने वाला है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, धमाका होने वाला है। और दूसरी तरफ से उनके जो बड़ी करीबी हैं पार्टी के, और एक पार्टी जो उनके बहुत ही करीब है पस पर्दा, वो तो दोनों एक ही हैं, यानी बीजेपी के वो एलओपी साहब, उन्होंने भी बता दिया कि नई नेशनल कॉन्फ्रेंस टूट रही है। कई विपक्षी पार्टियां और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को लग रहा है कि यहां पर सब ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। 90 सीटों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 है। इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे ज्यादा 42 विधायक हैं और गठबंधन के तहत उसे कांग्रेस के 6 विधायकों का भी समर्थन है। पंजाब से एक दिलचस्प राजनीतिक खबर, थोड़ा सा हम ऊपर से नीचे की तरफ डिसेंड कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर से पंजाब की तरफ आ रहे हैं। बीजेपी पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी तैयारी कर रही है, लेकिन उनके एक बड़े नेता उल्टी दिशा में सिग्नल दे रहे हैं। उनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। दरअसल हाल ही में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कुछ ऐसे बयान दिए जिससे उनका फिर से कांग्रेस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों में कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयानों से लग रहा है कि उनकी बीजेपी से दूरी बढ़ गई है। जन्मदिन के मौके पर और अपने चचेरे भाई की मृत्यु पर राहुल गांधी के संदेश से कैप्टन का सियासी मन पिघल गया है। भाई के निधन पर बीजेपी की चुप्पी से वो भी आहत है। सुनिए कैप्टन ने ऐसा क्या कहा कि उनके अगले सियासी कदम को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई।
पंजाब के सीएम भगवंत मान ने उन पर कटाक्ष किया। भगवंत मान ने कहा कि जो अपनी पार्टी का ही नहीं होता वो किसी का भी नहीं हो सकता। कैप्टन साहब ही बताएं कि पहले उन्हें कौन अच्छे लगते थे और अब कौन लग रहे हैं। अब उन्हें बर्थडे पर फोन भी आ रहे हैं, कुछ पक रहा है। देखो, ये तो कैप्टन महेंद्र ही बता सकते हैं कि पहले वो किसकी तारीफ करते थे, आजकल किसकी तारीफ करते हैं। तो ये तो उनका इंटरनल मामला है। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है, जो अपनी पार्टी का नहीं होता वो किसी का नहीं होता, किसी और जगह का भी नहीं रहता। तो अगर मतलब उनको अब कांग्रेस अच्छी लगने लगी है, जहाँ उनको जन्मदिन पर फोन आने, कुछ ना कुछ तो फिर खिचड़ी पक रही होगी। लेकिन लोगों ने इस तरह की राजनीति को आमतौर पे नकार दिया है। अब महाराष्ट्र से बड़ी खबर, वहां सरकार की लाडकी बहन योजना में 81 लाख लाभार्थियों का पेमेंट रोका गया है। इसके पीछे जो वजह बताई गई है वो है अपात्रता। लेकिन इस फैसले के बाद पक्ष और विपक्ष में सियासी लड़ाई तेज हो गई है। यह पूरा मामला जानने के लिए लातूर से ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। टीवी 9 की टीम को लातूर में अर्जिया लोहारे नाम की एक ऐसी महिला मिली जिसे इस योजना का लाभ वर्ष 2024 से मिल रहा था, लेकिन 1 साल पहले अचानक से उसके खाते में पैसे आने बंद हो गए। इसके बाद उस महिला का सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने का सिलसिला शुरू होता है। महिला के आरोपों के मुताबिक उससे पहले यह कहा गया कि केवाईसी और आधार अपडेट नहीं है, इसीलिए भुगतान रोका गया। लेकिन जब पीड़ित महिला ने यह सारी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली, उसके बाद भी पिछले वर्ष जून के महीने से उसके खाते में योजना की एक भी किस्त जमा नहीं हुई। एक बार देखते हैं लातूर की इस महिला की फिक्र, फिर इस पूरे मामले की पर जो सियासत चल रही है वो भी देखेंगे। लाडकी बहन के पैसे नहीं आ रहे, केवाईसी करे, केवाईसी होने के बाद भी पैसे नहीं आए, आधार भी अपडेट नहीं था, अपडेट करे तो भी पैसे नहीं आए। लातूर में गए थे जिला परिषद में, वहाँ भी जाके फॉर्म भरने के बोले, फॉर्म भरे, अर्ज दिए, उनको बोले उन्होंने, लेकिन नहीं आए पैसे। इस साल पैसे आए, पिछले जून से पैसे नहीं आ रहा, 1 साल हुआ पैसे नहीं आए। हाँ, अप्रूवल है, सब ठीक है, लेकिन पैसे नहीं आए। असल में महाराष्ट्र में ये किसी एक महिला का दर्द नहीं है, ऐसी कई महिलाएं हैं जो अब लाडकी बहन योजना के लाभ से वंचित की जा चुकी हैं। इनकी संख्या 81 लाख है। सरकार की सफाई में इसकी वजह है अपात्रता। फडणवीस ने बताया कि लाभार्थियों के आंकड़ों की विस्तृत जांच के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए जो योजना की पात्रता शर्तों के अनुरूप नहीं थे। जांच में महिला बनकर आवेदन करने वाले हजारों पुरुषों के अलावा सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता और 4 पहिया वाहन रखने वाली कई महिलाएं भी अपात्र पाई गईं। पात्रता की समीक्षा और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद बड़ी संख्या में लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए गए। इसके साथ ही ई-केवाईसी प्रक्रिया में गलतियों के कारण प्रभावित महिलाओं को अपनी जानकारी सुधारने का अवसर भी दिया गया और अंत में ऐसे 81 लाख नाम इस योजना से हटाए गए जो पात्र नहीं थे। लेकिन विपक्ष में सुप्रिया सूले का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले वोट के लिए बड़ी संख्या में बिना जांच पड़ताल के लाभार्थियों को योजना में शामिल किया गया था। झूठे वादे करके चुनावी फायदा उठाया गया और अब यह फैसला जनता से छल है। जो बहनें सेल्फ सर्टिफिकेशन करके कहेगी कि हम इन कंडीशन को पूरा करते हैं, उनको ये पैसा मिलेगा। इसमें जो जो लोग वायलेट कर रहे थे, जो जो लोग कंडीशंस पूरी नहीं कर रहे थे, उनको हमने अब रोक दिया है। साथ साथ हमने केवाईसी करने को कहा था, फिर भी जिन्होंने केवाईसी नहीं किया, इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई कंडीशंस में वो नहीं बैठते। इसलिए ऐसे लोगों का अभी जो हम लोग उनको पैसा देते तो हमने बंद किया है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने इस योजना का श्रेय लिया था कि हम आपके भाई हैं, आप हमारे लाडली बहन हैं, हम आपको हर महीने 1500 रुपया देंगे, अब पैसा वापस चाहिए। अब वो महिलाएं पैसा वापस कहाँ से देगी सरकार को, उनकी उतनी हैसियत नहीं है। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना बड़े गाजे बाजे के साथ में लाई गई। हम ही खरे भाऊ है, हम ही सक्के भाऊ है, हम ही ओरिजिनल भाई है, दूसरे कोई सब दुश्मन है, इस तरह का प्रोपोगंडा किया गया। सभी महिलाओं को लाभ देते वक्त वोट लेना, यही इनका धंधा उस वक्त था और महिलाओं को
महिलाओं के साथ में, भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करने का काम सरकार ने किया है। वोट लेने के लिए आपने सारे काम रोक करके लाडली बहन में पैसे दिए और अब मतलब निकल गया तो 80 लाख को निकाल रहे हैं, फिर इलेक्शन आएगा तो आप फिर नहीं कोई चाल चलोगे। ही ई-KYC प्रक्रिया ही फक्त ह्या लाडकी बहीण योजनेमध्ये नाहीये, तर ज्या ज्या राज्याच्या डायरेक्ट बँक ट्रान्सफरच्या योजना आहेत, म्हणजे DBTच्या योजना आहेत, ह्या सगळ्यांमध्ये ई-KYC प्रक्रिया केली जात असते। राजनीति एक तरफ, लेकिन अपात्र घोषित किए गए आवेदकों की ये डिटेल देखिए। जांच के दौरान 16,000 पुरुष ऐसे पाए गए जिन्होंने महिला के नाम पर आवेदन किया था। 74,000 महिलाएं निर्धारित आयु सीमा से कम थी, उनकी उम्र 21 वर्ष से कम पाई गई। 2 लाख महिलाएं 65 वर्ष से अधिक आयु की थी, इसीलिए पात्रता के दायरे से बाहर हो गईं। 10 लाख महिलाएं ऐसी थीं जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक या जो आयकर रिटर्न भरती हैं। 4.5 लाख महिलाएं ऐसी मिली जिनके परिवार का कम से कम एक सदस्य सरकारी नौकरी में है। 2 लाख महिलाएं ऐसी थीं जिनके परिवार के पास 4 पहिया वाहन है, जिससे वे योजना की शर्तों के अनुसार अपात्र ठहरी। 62 लाख महिलाएं ऐसी थीं जिन्होंने कई अवसर मिलने के बावजूद ई-KYC पूरी नहीं की। सरकार ने ई-KYC के लिए 3 बार समय सीमा बढ़ाई और लगभग 5 महीने का अवसर दिया, फिर भी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। यहां जानना जरूरी है कि यह योजना महाराष्ट्र में पहली बार वर्ष 2024 में तब लागू की गई थी जब राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे। उस समय महाराष्ट्र में लगभग 4.5 करोड़ महिलाएं थीं। योजना की घोषणा के बाद पूरे महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। लगभग 2 करोड़ 47 लाख महिलाओं ने आवेदन किया था। आवेदन प्रक्रिया और प्रारंभिक जांच के बाद करीब 2 करोड़ 34 लाख महिलाओं को योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया। चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक थे, इसीलिए सरकार ने पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सीधे धनराशि जमा की। शुरुआत में लाभार्थी महिलाओं को 3 महीने की एकमुश्त सहायता के रूप में 4,500 रुपए दिए गए। एक अनुमान के हिसाब से यह रकम 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, क्योंकि योजना के तहत एक महिला को प्रति माह 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जानी थी। वहीं अब सरकार का दावा है कि आज भी 1 करोड़ 70 लाख महिलाओं को लाडकी बहन योजना का लाभ मिल रहा है। यह योजना आगे भी जारी रहेगी, कभी बंद नहीं की जाएगी। इसके अलावा 81 लाख अपात्र महिलाओं से भी महिलाओं से वसूली भी नहीं होगी, लेकिन 14,000 से अधिक पुरुषों को योजना से मिली रकम लौटानी होगी। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि यह सारी जांच चुनाव से पहले क्यों नहीं की गई? क्या वोट पाने के लिए तब जनता की गाड़ी कमाई अयोग्य लोगों में बांटी गई? अगली खबर बीजेपी से है, जहां पार्टी ने नागेंद्र नाथ त्रिपाठी को राष्ट्रीय संगठक नियुक्त किया। पूर्व संगठक प्रद्युम्न सिंह के निधन के बाद यह पद खाली था। अब वी सतीश के साथ नागेंद्र त्रिपाठी भी संगठक की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनके पास नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय की जिम्मेदारी होगी। वो उपेक्षित महसूस कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, उनके बीच बेहतर तालमेल बनाने पर फोकस रहेगा। बीजेपी में संगठन विस्तार के तहत उन्हें ये नई भूमिका सौंपी गई है। पार्टी का मानना है कि लगातार चुनावी व्यस्तताओं और एनडीए के विस्तार के बीच कुछ कार्यकर्ता खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। ऐसे में नागेंद्र त्रिपाठी संवाद की कड़ी बनेंगे। 71 वर्षीय नागेंद्र त्रिपाठी हाल तक बिहार झारखंड के क्षेत्रीय संगठन मंत्री थे। इससे पहले वो बिहार और उत्तर प्रदेश में संगठन मंत्री की भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उन्हें करीब 40 वर्षों तक संघ, एबीवीपी और बीजेपी के साथ काम करने का तजुर्बा है। उन्हें संगठन का अनुभवी चेहरा माना जाता है। यूपी में संत कबीर नगर के रहने वाले नागेंद्र त्रिपाठी ने 1980 के दशक में आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में अपना सफर शुरू किया था। बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी में भी लंबे समय तक उन्होंने काम किया। अब राफेल फाइटर जेट वाला शुभ समाचार, जिसमें भारत का शुभ लाभ है। इंडियन एयरफोर्स के इतिहास में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। भारत सरकार ने फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट्स को खरीदने की मेगा डील की दिशा में बड़ा और औपचारिक कदम उठाया। लेकिन इस डील में पेच कहां अटका है? वो शर्त जिस पर भारत अड़ा है, और उसमें भारत का क्या फायदा है? असल में भारत के रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस को 114 राफेल की डील के मामले में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी कर दिया, जिसे सरकारी स्तर पर होने वाले रक्षा समझौतों की आधिकारिक शुरुआत कहा जाता है। और अब यह डील भारत के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी लड़ाकू विमान डील बनने जा रही है। यह खबर तब सामने आई जब एयर चीफ मार्शल एपी सिंह 3 दिनों के फ्रांस दौरे पर, जहां वो राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉ एविएशन के बड़े अधिकारियों से मिलने वाले। जबकि इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी 15 से 17 जून तक फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सबसे बड़ी बात, भारत सरकार पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि 114 राफेल के इस मेगा प्रोजेक्ट को बाय ग्लोबल एंड मेक इन इंडिया मॉडल के तहत आगे बढ़ाया जाएगा।
इसका सीधा मतलब यह है कि 114 में से 24 राफेल पूरी तरह से तैयार होकर फ्रांस से आएंगे। लेकिन इस डील की असली ताकत यह है कि 114 विमानों में से करीब 90 से 94 फाइटर जेट्स का उत्पादन भारत में किया जाएगा। यह पहली बार होगा जब राफेल जैसे विश्व स्तरीय 4.5 जनरेशन के लड़ाकू विमान का निर्माण फ्रांस से बाहर दूसरे देश में होगा। भारत में बनने वाले इन राफेल विमानों में कम से कम 50% सामग्री, तकनीक और पुर्जे पूरी तरह से भारतीय यानी स्वदेशी होंगे। और फ्रांस के साथ ये पूरी डील करीब 3,30,000 करोड़ रुपए की होने वाली है। मतलब यह कि नए राफेल डील 2016 में हुई 36 राफेल विमानों की खरीद से बिल्कुल अलग और कई गुना बड़ी। लेकिन अब इस डील की वो शर्त जिस पर भारत अड़ा हुआ है। भारत और फ्रांस के बीच हो रही इस डील का सबसे अहम पॉइंट इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट है, यानी वो दस्तावेज जिसमें तकनीक और सॉफ्टवेयर कोड होते हैं। सूत्रों के अनुसार भारत चाहता है कि राफेल फाइटर जेट में भारत में बनी मिसाइलें लगाई जा सकें और मिसाइलों के लिए बार बार फ्रांस पर निर्भर न रहना पड़े। इसीलिए भारत राफेल जेट के साथ फ्रांस से वो जरूरी तकनीक भी मांग रहा है जिसके बाद उसमें भारतीय मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। और अगर फ्रांस ये कोड दे देता है तो भारत अपनी खुद की बनाई हुई बेहतरीन मिसाइलें राफेल में लगा सकेगा और युद्ध जैसी स्थिति में भी भारत आत्मनिर्भर रहेगा। लेकिन इसके पीछे फ्रांस का अपना खौफ है। उसका कहना है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल असल में भारत और रूस ने मिलकर बनाई है। फ्रांस को डर है कि अगर उसने राफेल का सॉफ्टवेयर कोड भारत को दिया तो राफेल की हाईटेक तकनीक लीक हो सकती है। साथ ही फ्रांस ये भी चाहता है कि भारत राफेल के साथ मिसाइलें भी खरीदे ताकि उसकी कमाई होती रहे। अब दोनों देशों के अधिकारी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे भारत का काम भी हो जाए और फ्रांस के सॉफ्टवेयर सीक्रेट्स भी सुरक्षित रहें। लेकिन अगर ये तकनीक भारत को मिल गई तो उसे कितना फायदा होगा इसे भी अनुमान के आधार पर समझना जरूरी है। अभी राफेल में जिन मीटियोर मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है उसे एक मिसाइल की कीमत 25 से 30 करोड़ बताई जाती है। महंगी और एडवांस है और इसे सिर्फ दुश्मन के बड़े रेडार विमानों या हवा में ईंधन भरने वाले टैंकरों जैसे बड़े लक्ष्यों के लिए बचा कर रखा जाता है। इसीलिए भारत चाहता है कि वो राफेल में अस्त्र MK1 और MK2 मिसाइल का इस्तेमाल कर सके जिसकी कीमत करीब 7 से 8 करोड़ पड़ती है। इसके अलावा स्कैल्प जैसी क्रूज मिसाइल भी 30 से 35 करोड़ रुपए की है। इसकी जगह भारत ब्रह्मोस NG मिसाइल का इस्तेमाल करना चाहता है जिसकी कीमत करीब 20 से 22 करोड़ होती है। यानी भारत फ्रांस से वो कोड मांग रहा है जिससे वो अपनी मिसाइलें राफेल में लगा सके जो सस्ती भी हैं और घातक भी हैं। इस डील से भारत का कितना फायदा होने वाला है और ये भारत के लिए कितने जरूरी है ये डिफेंस एक्सपर्ट से समझते हैं। राफेल जो है ये एक एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है। अभी इस समय पर भारत का जो 4.5 या 5 जनरेशन एयरक्राफ्ट जो एमका बन रहा है उसको आने में मुझे लगता है कि कुछ समय लगेगा अभी। और तब जब हमारे खुद के एयरक्राफ्ट आ जाएंगे उस गैप के लिए ये जो 10-15 साल का जो गैप है इस गैप को फिल करने के लिए ये राफेल की ज़रूरत है। अव्वल तो हमारी बहुत सख्त ज़रूरत है, इमीडिएट ज़रूरत है हमें अपनी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने में। तो ये इंडिकेट करता है कि भारत फ्रांस के साथ फ्रेंच एरोस्पेस में काफ़ी हमारी कोलैबोरेशन बढ़ती जा रही है, राइट। और ये जो 114 आ भी रहे हैं इनमें से मेरे ख्याल से 18 आएंगे फ्लाई अवे कंडीशन में और 96 या 96 को भारत में असेंबल होना और मैन्युफैक्चर होना जितना होना है हो। इसका मतलब ये भी दर्शाता है कि शायद काफ़ी हद तक कि फ्रांस हमसे टेक्नोलॉजी अच्छी मात्रा में शेयर कर रहा है। I think it's a very strategic forward step by India to balance the imbalanced regional powers strategically, and that will give India an edge, especially in the high altitude, where the Rafale have proven again and again that they are a good at the high altitude. And I believe India edges in protecting its border with China and along with Pakistan, it's a good advantage. और फिर में बात करते हैं 15 वर्ष के उस बच्चे की जिसने अपनी काबिलियत के दम पर पूरे क्रिकेट जगत को अपना दीवाना बना दिया है। सोचिए जरा, जानते हैं ना आप, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो सिर्फ 15 वर्ष का है। नाम है वैभव सूर्यवंशी। वैसे तो वैभव ने 14 वर्ष की उम्र में ही डेब्यू कर लिया था, लेकिन 15 वर्ष का होते होते वैभव ने जो कीर्तिमान बनाए हैं उस पर देश के सबसे बड़े मैनेजमेंट संस्थानों में से एक IIM इंदौर स्टडी करने जा रहा है। IIM इंदौर इस 15 साल के बच्चे के दिमाग का स्कैन करने जा रहा है। IIM डायरेक्टर हिमांशु रॉय ने कहा है कि ये स्टडी वैभव की कामयाबी की तह में जाने के साथ ही उन फैक्टर्स को समझने की भी होगी, कोशिश करेगी कि आखिर एक 15 साल का छोटा बच्चा इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब कैसे रहा। भारत में क्रिकेट का क्रेज इतना है कि हजारों शहरों में, लाखों गलियों में, मोहल्लों में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं।
उस उम्र में वैभव ने इंटरनेशनल गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की है जिस पर क्रिकेट के बड़े बड़े धुरंधर भी हैरान हैं। सर चलिए समझते हैं कामयाबी का वैभव मॉडल क्या है, जिस पर IIM इंदौर रिसर्च करने वाला है। IIM इंदौर वैभव का सक्सेस मॉडल डिकोड करेगा। कम उम्र में इतनी ज्यादा मैच्योरिटी कहां से आई? वैभव की मेंटल स्टेबिलिटी इतनी अच्छी कैसे है? छोटी उम्र में वो अनुभवी प्रोफेशनल्स जैसे फैसले कैसे लेता? प्रेशर वाले मैचों में वैभव का फोकस इतना शार्प कैसे? अनुभवी इंटरनेशनल खिलाड़ियों के बीच दबाव कैसे झेला? क्वालिफाइंग और नॉकआउट मैचों में इतना बड़ा स्कोर कैसे बनाया? क्या वैभव और पैसा और शोहरत हावी नहीं होता? इसी IPL के दौरान जब दुनिया के खतरनाक तेज गेंदबाज 150 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से आग उगल रहे थे, तब वैभव के पास सिर्फ 0.3 सेकंड का वक्त था। हर बार वो पैर निकालते, बैट स्विंग करते और गेंद सीधे दर्शकों के बीच गिरती। वैभव की ये चर्चा सिर्फ हवा ही नहीं है, और ये आंकड़े भी किसी वीडियो गेम के नहीं है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आखिर क्यों वैभव को रिकॉर्ड्स का सूर्यवंशी कहा जा रहा है? ध्यान से देखिए, IPL में जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाए, इसी वजह से उनको इतने सारे मेडल्स और इतने सारे इनाम भी मिले।